नमस्कार दोस्तों, मैं सजल मिश्रा आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले राज्य कैसे बने? कब जनजातियाँ मिलकर एक संगठित शक्ति बनी? कैसे छोटे छोटे जनपद धीरे धीरे विशाल महाजनपद में बदल गए? तो चलिए चलते हैं प्रारंभिक राज्य यानी जनपद और महाजनपद के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको जनपद बताऊंगी कि आखिर जनपद होता क्या है। दोस्तों, जनपद शब्द का अर्थ होता है जन यानी लोग और पद यानी स्थान, अर्थात जहाँ कोई जाति या समुदाय बसता था उसे ही जनपद कहते थे। वैदिक युग के अंत तक आर्यों ने अपने निवास क्षेत्र को पंजाब से बिहार तक विस्तृत कर लिया। उन्होंने इस क्षेत्र यानी गंगा घाटी के वनों को साफ करके उर्वरक भूमि पर कृषि प्रारंभ की, जिससे उन्हें प्रचुर फसलों की प्राप्ति होने लगी। स्थानीय आवास बस्तियां बनाए गए। वैदिक समाज की कबीलाई संरचना समाप्राय होती जा रही थी। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ प्रदेशवाद बढ़ने लगा। इस युग के लोगों के आर्थिक जीवन में व्यापार में वृद्धि, सिक्कों के प्रयोग तथा नगरों का उद्भव प्रारंभ हो गया। वैदिक काल में भारत में अनेक जन हुआ करते थे, जैसे कुरु, पांचाल, यदु, भरत। ये जन अपने अपने क्षेत्र में बसे होते थे। हर जन की अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और राजा था। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर कैसे हमें इसके बारे में पता चला। इतिहास के इसके क्या सूत्र थे? तो इसके सूत्र की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक युग, बौद्ध तथा जैन साहित्य इस युग की जानकारी के प्रमुख सूत्र हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सूचनाएं पुरातात्विक सूत्र से भी मिलती हैं। पाटलिपुत्र, काशी आदि प्राचीन स्थलों पर किए गए उत्खनन से हमें इस युग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, ये था हमारा जनपद। समय के साथ साथ कुछ जनपदों ने खुद को संगठित करना शुरू किया और अनेक जनपदों ने अपने पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपना विस्तार कर लिया। उन्हें ही महाजनपद कहा गया। उन्होंने स्थानीय सेनाएं बनाई, कर वसूली शुरू की और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। यही जनपद अब महाजनपद कहलाने लगे। भगवान बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 600 ईसा पूर्व उत्तरी भारत में 16 जनपद थे, जिसमें अधिकांश विंध्य श्रेणी के उत्तर में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक विस्तृत थी, जो कि निम्नलिखित है। तो चलिए अब 16 जनपद के हम नाम जानते हैं, तत्पश्चात उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। पहला हमारा है मत्स्य, दूसरा है चेदी, तीसरा है अवंती, चौथा है अस्मक, पांचवा है वज्जी, छठवां है मल्ल, सातवां है गांधार, आठवां है काम्बोज, नौवां है अंग, 10वां है मगध, 11वां है काशी, 12वां है कौशल, 13वां है वत्स, 14वां है सूरसेन, 15वां है पांचाल और आखिरी जनपद जो हमारा है वो है कुरु। तो चलिए सबसे पहले हम जो हमारा मत्स्य जनपद है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, मत्स्य राजस्थान में आधुनिक जयपुर के आसपास स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसकी इम्पोर्टेंट है राजधानी, देखिए पूछता है। तो मत्स्य जो हमारा जनपद था उसकी राजधानी क्या थी? तो विराटनगर थी, इसको याद रखिएगा। सेकंड इसमें हमारा चेदी है। चेदी यमुना के तट पर स्थित था, जिसमें उत्तर प्रदेश वर्तमान बुंदेलखंड प्रदेश शामिल था। अवंती तीसरा, अवंती के अंतर्गत मध्य प्रदेश का मालवा प्रदेश सम्मिलित था। इसके उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। चौथा हमारा है अस्मक। अस्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोटना थी। पांचवा हमारा है वज्जी। वज्जी 8 कबीलों का संघ था, जिसमें विदेह वज्जी तथा लिच्छवी प्रमुख थे। विदेह की राजधानी उत्तर बिहार में स्थित वैशाली थी। छठवां हमारा मल्ल है। मल्ल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित था। यह 2 भागों में विभाजित था, जिसकी राजधानी क्रमशः कुशीनगर तथा पावा थी। सातवां है गांधार। गांधार आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों तक विस्तृत था। इसमें अफगानिस्तान भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। आठवां हमारा कम्बोज है, ठीक है, काम्बोज भारतीय उपमहाद्वीप की राजौरी तथा हजार जिलों पर यह विस्तृत था। 9वां है अंग। पाली साहित्य के अनुसार अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले सम्मिलित थे, जिसकी राजधानी चंपा थी। 10वां है मगध। मगध में बिहार के पटना तथा गया जिले सम्मिलित थे, जिसकी राजधानी गिरिव्रज जो आधुनिक राजगीर थी। 11वां है काशी। काशी में उत्तर प्रदेश वाराणसी जिला सम्मिलित था।
इसकी राजधानी काशी थी। 12वां है कौशल। कौशल में उत्तर प्रदेश का अवध प्रदेश सम्मिलित था। इसकी सीमाएं पूर्व गंडक नदी, पश्चिम में नेपाल की तलहटी की पहाड़ी द्वारा सुनिश्चित होती थी। सरयू नदी इस महाजनपद के 2 भागों में इसको विभक्त करती थी। क है पहला उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, तथा जो ख हमारा है दक्षिणी कौशल जिसकी राजधानी कुशावती थी। अब 13वां है वत्स। वत्स के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला सम्मिलित था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। 14वां है सूरसेन। सूरसेन में उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला सम्मिलित था जिसकी राजधानी मथुरा थी। 15वां है पांचाल। पांचाल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का वर्तमान रुहेलखंड मंडल सम्मिलित था। यह एक विशाल राज्य था जिसके उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिण भाग की कामपिल्य थी। और लास्ट हमारा जनपद है 16वां कुरु। कुरु एक प्रसिद्ध राज्य था जिसमें वर्तमान मेरठ जिला, दिल्ली तथा दक्षिणी पूर्वी हरियाणा सम्मिलित थे। इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी जो गंगा नदी की भयंकर बाढ़ों से नष्ट हो गई। कालांतर में इंद्रप्रस्थ उसकी राजधानी बनी। उपयुक्त में से कुछ महाजनपद राज्य राजतंत्र थे जो राजाओं द्वारा शासित होते थे तथा अन्य गणतंत्र थे जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा शासित होते थे। ये सभी राज्य परस्पर लड़ते रहते थे। शक्तिशाली राज्यों द्वारा कमजोर राज्य को जीत लिया जाने लगा और इसी के कारण 4 राज्य शक्ति होकर उभरे। पहला वत्स, दूसरा अवंती, तीसरा कौशल और चौथा मगध। ये चारों महाशक्ति होकर लास्ट में उभरे थे, वत्स, अवंती, कौशल, मगध। उपयुक्त महाजनपदों के अतिरिक्त उत्तर भारत में कई राज्य हिमालय की तलहटी में स्थित थे जो गणतंत्र थे, जैसे शाक्य जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, रामग्राम की कोयला, भागा एवं मुरिया। महाजनपदों में सरकार प्रणाली, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि महाजनपदों में जो सरकार प्रणाली थी वह 2 तंत्र में प्रचलित थी, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र देखिए दोस्तों, राजतंत्र में क्या होता है कि इसमें होता है जो वंशानुक्रम होता है वो चलता है, मतलब राजा के बाद राजा का पुत्र राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका पुत्र बनेगा। लेकिन गणतंत्र में क्या रहता है कि हमको स्वतंत्रता रहती है कि हम अपने अनुसार क्या करें, अपने शासक को, अपने राजा को चुने। जैसा कि इस समय हमारा जो भारत है वो गणतंत्र में चलता है कि हमें अपनी सरकार चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता हमारे पास होती है, तो वैसे ही इसमें भी था। तो चलिए सबसे पहले हम राजतंत्र जानते हैं। राजतंत्र यह प्रणाली वंशानुगत होती थी। इसमें पिता से पुत्र को सत्ता प्राप्त होती है, जैसा मैंने भी पहले ही बताया। सरकार में राजा का पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली होता है। उसमें समाज व धर्म का संरक्षक तथा देवता की भांति उसको समझा जाता था। वह विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। पुरोहित का पद इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। ये प्रशासन में राजा की सहायता करते थे। अब ये तो था हमारा राजतंत्र। दूसरा है गणतंत्र। पाली साहित्य के अनुसार बुद्ध के समय में उत्तरी भारत में लगभग 10 गणतंत्र थे, जिनमें कपिलवस्तु, वैशाली, पावा, मल्ल, कुशीनगर आदि महत्वपूर्ण थे। इन गणतंत्रों का प्रशासनिक मुखिया राजा कहलाता था, जिसे स्वयं जनता चुनती थी, अतः वह लोगों के प्रति उत्तरदायी होता था। सभाओं में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती थी। सभाओं के सदस्य भी जनता द्वारा चुने जाते थे। कुछ इतिहासकारों ने इस प्राचीन भारतीय गणतंत्रों को चुने हुए कुछ लोगों का शासन माना है। सभाओं में केवल छत्री का ही प्रतिनिधि होता था। इस प्रकार छत्री की ही समस्त भूमि तथा राजनीतिक सत्ता के स्वामी वे ही होते थे। राजतंत्र और गणतंत्र। प्रजातंत्रों के प्रायः शासन अंकुश होते थे, जबकि गणतंत्रों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती थी। राजा का पद वंशानुगत होता था राजतंत्र में, और गणतंत्र में क्या होता था, मुखिया जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता था। तो अब एक वज्जी है जो एक प्रतीक अध्ययन है, हम इसको थोड़ा सा जानते हैं। जब मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, तब वज्जी तथा इसकी राजधानी वैशाली बिहार से अलग प्रकार की सरकार थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में एक नहीं कई शासक थे। कभी कभी हजारों लोग एक साथ शासन करते थे। प्रत्येक को राजा कहा जाता था। ये राजा एक साथ धार्मिक कार्य किए करते थे। वे सभाएं किया करते थे, जिसमें वे वाद विवाद के द्वारा विचार किया करते थे कि कोई कार्य किस प्रकार तथा कब करना है। उदाहरण के लिए, यदि उन पर कोई आक्रमण करता था
तो सभा करके समस्या का निदान सोचा जाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। बौद्ध धर्म की किताबों में संघ में जीवन यापन का विस्तृत वर्णन मिलता है। शक्तिशाली राजा संघों पर अपना अधिकार करने का प्रयास करते थे। फिर भी ये संघ बहुत समय तक चले। लगभग 1500 वर्ष पहले गुप्त शासकों ने अंतिम संघों का गढ़ों पर अधिकार कर लिया था। अब कुछ नए धर्म हैं जिसमें मैं आप सबको जैन धर्म, बुद्ध धर्म ये सब बताऊंगी, लेकिन इस सब के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको 16 जनपद के नाम याद है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।